कल हमने जहाँ पे टॉपिक एंड किया था वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग एडीएएस अप्रोच पढ़े थे। एडीएएस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कंडीशन देखा था, ये कंडीशन देखा था कि हमारे पास में क्या होना चाहिए। तो हमारे पास में भाई एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से अगर हम लोगों को इक्विलिब्रियम पहुंचना है तो हमारे पास एडी इज इक्वल्स टू एएस होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो वैल्यू है, जो लेवल है, वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद आज उससे हम लोग डिराइव्ड एक दूसरा अप्रोच लेके चलेंगे, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कल इसके बारे में हमने थोड़ी बात करी थी कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है, एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है, तो इसके जो कंस्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, इन दोनों कंपोनेंट्स को लेकर के अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड से अगर कंजम्पशन को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बच जाता है आई इज इक्वल्स टू एस, मतलब सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और ये एक नया हमारे पास में अप्रोच डेवलप कराता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिराइव्ड भी देख लिया था कल डायग्राम। डिराइव्ड डायग्राम में हमने देखा था कि कैसे एडीएएस के इक्विलिब्रियम से हम लोग एसआई का इक्विलिब्रियम अटैच करके फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैंने एडीएएस वाला डायग्राम ना बना करके सिर्फ एसआई अप्रोच के लिए जो डायग्राम बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिगर एसआई अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। जब एसआई अप्रोच आपको कहीं लिखना हो तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी एसआई अप्रोच दिखा सकते हैं, एसआई अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कल हमने डिराइव्ड अप्रोच डिराइव्ड डायग्राम आपको बताया था कि एडीएएस अप्रोच से जब इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उससे एसआई अप्रोच का इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो दो हमने अलग अलग दो वो करके आपको बनाया, दो एक्सेस बना करके आपको दिखाई थी चीजें। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने इसका बात कर लिया कि जहाँ पे सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा वहीं पे वो कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आज हम लोगों को बात करनी है कि क्यों जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, और इस दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा और क्यों होगा और कैसे होगा, इस चीज की हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, दो आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, आपको लॉजिक इसके पीछे बस क्या करना है, लॉजिक आपको सिर्फ समझ के रखना है। ठीक है, ये चीज कहीं पे एक्सप्लेन करने नहीं आएगी आपको, ऐसा इसलिए नहीं आएगा बिकॉज क्वेश्चन जो आपको आएगा वो क्वेश्चन आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम के कंडीशन से रिलेटेड आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये नहीं आएगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर इक्विलिब्रियम, ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कभी भी क्लास 12 के बेसिस पे, ठीक, क्लास 12 के लेवल पे। लेकिन ठीक है, अगर आपको कोई कंडीशन बताया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन भी बता देना चाहिए कि रीजन क्या होता है। तो आज हम लोग बस ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का रीजन पढ़ के ही क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक मैं आज नहीं क्लास में स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके रीजंस पढ़ करके, जितना भी टाइम लगता है इसके रीजंस पढ़ करके हम लोग टॉपिक को एंड करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो बोलता है कि व्हाई दिस कंडीशन प्रिवेल्स दैट वेयर सेविंग विल इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, देन आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन। पहला कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम का बोलता है सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर सेविंग्स ज्यादा है, सेविंग्स अगर ज्यादा है एंड सेविंग्स एक कंपोनेंट है किस चीज का, तो सेविंग्स एक कंपोनेंट है इनकम का। ये आपको पता है बिकॉज इनकम का दो कंपोनेंट होता है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग्स। आप बोले हाँ सर ठीक है, इनकम का दो कंपोनेंट होता है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग्स। तो भाई अगर कहीं पे सेविंग्स ज्यादा है, इसका मतलब प्लान्ड सेविंग्स अगर इकोनॉमी में ज्यादा है, इट मींस दैट कि वहां पे कंजम्पशन क्या हुआ होगा, तो कंजम्पशन कम हुआ होगा। ठीक है, ये डिराइव्ड कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज निकल रही है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने बोला कि देयर आर टू कंस्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, वन इज सेविंग्स एंड द अदर इज कंजम्पशन, एंड इफ इट इज सेड दैट इन एन इकोनॉमी द सेविंग्स आर मोर देन द इन्वेस्टमेंट, मींस दैट द प्लान्ड सेविंग्स इन द इकोनॉमी इज मोर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इट मींस दैट सिंपली कि वहां कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम है तभी ना सेविंग्स ज्यादा है। ठीक है, और कंजम्पशन अगर कम है तो ऑब्वियसली हमारा जो डिमांड होगा मार्केट में, वो डिमांड भी क्या होगा, बिकॉज डिमांड इज कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू कंजम्पशन। डिमांड कंस्टिट्यूट होता है किस वजह से, तो कंजम्पशन की वजह से। तो भाई अगर कंजम्पशन ही कम है, प्लांट कंजम्पशन कम है, तो भाई हमारा डिमांड कम होगा।
ठीक है। तो भाई अगर सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब हमारा इकोनॉमी में जो प्लांट स्पेंडिंग है, प्लांट स्पेंडिंग, ठीक है, वो हमारा कम हो गया है और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा है, इसका मतलब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो यहां पे प्लान्ड स्पेंडिंग जो है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्लान्ड स्पेंडिंग कम हो जाएगी, प्लान्ड स्पेंडिंग कम हो जाएगी और हमारे पास में जो स्टॉक का लेवल है, इन्वेंट्री लेवल, वो इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, वो इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, बिकॉज सेविंग्स अगर बढ़ी है, सेविंग्स बढ़ी है तो कंजम्पशन कम हुआ है, कंजम्पशन कम हुआ है तो प्लांट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, प्लांट स्पेंडिंग कम हुआ है, ठीक है। और भाई प्लांट स्पेंडिंग कम हुआ है तो इस वाले सेगमेंट में, अगर इस सेगमेंट की मैं बात करूं, इस वाले सेगमेंट में यहां पे आपका ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिलेट कर देता हूं, ठीक है। क्या, तो हमने बोला सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग्स ज्यादा है इट मींस दैट कंजम्पशन कम है, और कंजम्पशन कम है इट मींस दैट द डिमांड इन द इकोनॉमी, प्लांट स्पेंडिंग कम है, और प्लांट स्पेंडिंग कम है, इसका मतलब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो हमारा सेक्टर है, दैट इज द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज द फर्म, उसने ज्यादा आउटपुट जनरेट करके रख लिया है, जितने आउटपुट की मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, एंड इसके वजह से यहां ओवर स्टॉकिंग हो गई है, ठीक है। चल, तो ये एक बात हो गई, ओवर स्टॉकिंग हो गई। नेक्स्ट, इसको करेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम एक छोटा सा डायग्राम यहां पे एडीएएस का भी बना देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और एडीएएस के भी डायग्राम में देखिएगा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो पॉइंट होता था, इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता था, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता था और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा रहता था, ठीक है। और यहां भी इस अप्रोच पे भी अगर हम ऊपर वाले डिसइक्विलिब्रियम की बात करते थे तो ऊपर वाले डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में ओवर स्टॉकिंग ही रहता था। तो कहने का मतलब कि चाहे इस अप्रोच से चले, चाहे इस अप्रोच से चले, भाई हम वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना है, ठीक है। या पिछले अप्रोच से जहां पहुंच रहे थे उस इस अप्रोच से भी वहीं पहुंचेंगे, बस आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा डिराइव्ड ढंग से, थोड़ा दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। दूसरा ढंग भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि थोड़ा सा एक डिराइवेशन लेना पड़ रहा है एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट से और तब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सेविंग्स लिखा हुआ है, सेविंग्स लिखा हुआ है। क्योंकि कल का ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था कि सर क्यों सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट पे हम इक्विलिब्रियम मानेंगे और सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट पे हम डिसइक्विलिब्रियम मानेंगे। तो इसी पॉइंट को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो इसी पॉइंट के डिस्कशन के क्रम में द फर्स्ट session that I discussed is where savings are more than the planned investment in an economy. It means very clearly that if the savings are more in an economy as compared to the income, then the consumption is less, and due to the scene that the consumption is less, the aggregate demand, or you can say the planned spending in the economy is less, and due to that factor the demand for the desired stock level is less as compared to what has been invested by the producing sector in the economy, and due to that concept only there is overstocking। यहां भी वही चीज और यहां भी वही चीज, मींस अपना लॉजिक एकदम सही चल रहा है। आई हर चीज का अपने पास में कोई ना कोई एक यू कैन से क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीका होता है। तो ओवर स्टॉकिंग है, हमने बोला ठीक है। हाउ दैट कैन बी रिड्यूस्ड, तो भाई ओवर स्टॉकिंग रिड्यूस कैसे होता है, तो आइए अब इस चीज पे नजर करते हैं।
ओवर स्टॉकिंग जब हो जाएगी तो इकोनॉमी में धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, और प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगेगा। बिकॉज ओवर स्टॉकिंग है, स्टॉक पाइल्ड अप हो रखा है, तो पहले प्रोड्यूसिंग सेक्टर चाहेगा कि वो स्टॉक को बेच ले। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कंसर्न, धीरे धीरे आउटपुट और आउटपुट क्या होने लगेगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा। एंड दिस इज वेरी लॉजिकल कि जैसे ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम होने लगेगा, इनकम अर्निंग्स भी लोगों के हाथ में कम होने लगेगी। और जब इनकम अर्निंग्स कम होने लगेगी, सेविंग्स बढ़ी क्यों थी, बिकॉज इनकम अपने पास में था तो हम सेव कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपना इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो सेविंग्स कम हो जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होते सेविंग विल स्ट्राइक टू द इक्विलिब्रियम वेयर इट विल मीट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नाउ द प्लांट डिमांड जो एक्चुअल स्पेंडिंग, जो प्लांट स्पेंडिंग है, दैट बिकम्स इक्वल टू द डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड द स्टॉक पाइल अप इज गॉन। ठीक है, जितना भी स्टॉक पाइल अप रहा होगा, ओवर स्टॉकिंग रहा होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला फर्स्ट सेगमेंट जहां ओवर स्टॉकिंग थी। नीचे वाला सेगमेंट कहता है कि क्या क्या नहीं समझ में आया भैया, बताइए आपको। कुछ भी नहीं समझ में आया? बाकी और किसी को भी नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, और बाकी लोग? चलिए देखते हैं, फिर से समझाते हैं बाबू, कोई बात। चलिए फिर से समझाते हैं, तो नीचे वाले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर वाले सेगमेंट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है नीचे वाला सेगमेंट ये बता रहा है आपका, जो ये डिसइक्विलिब्रियम है पार्ट 2, यहां से लेके ये वाला पोर्शन का जो है, ये बोलता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेविंग्स का कर्व है नीचे है और इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर है। तो सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो लिंक कीजिए बेटा, थोड़ा अपना माइंड को भी लिंक कीजिए, एकदम बिल्कुल से सिर्फ मेरी बात सुन करके समझना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा अपना भी माइंड चलाना पड़ेगा। मैंने बोला कि यहाँ सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट उसके बनिस्बत में ज्यादा है। तो सेविंग्स कम है इसका मतलब क्या होता है? सेविंग्स कम का मतलब होता है, ठीक है, सेविंग्स कम का मतलब है कि अगर इनकम में से कोई चीज हम कम सेव कर रहे हैं, क्योंकि इनकम का दो कंपोनेंट होता है, इनकम या तो सेव किया जाएगा या तो कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर भाई मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि यही चीज वहां समझाई थी, इसी का उल्टा यहां समझा रहा हूं, तो ये समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों इनकम में से अगर हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा कम बच रहा है, इसका मतलब हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। मैंने बोला एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लीजिए, 100 रुपया अपने पास है, मैंने बोला कि मैं 70 रुपया सेव कर रहा हूं, तो 30 रुपया ही कंज्यूम कर पाऊंगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सेविंग्स कम कर रहा हूं, मैं 50 रुपया ही सेव कर रहा हूं, मेरी सेविंग्स डाउन हो गई, तो ऑब्वियसली मेरा कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया बेटा। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन, दिस कंडीशन टेल्स अस दैट द सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम है, तो इसका डिराइव्ड लॉजिक ये होता है कि इनकम में से ज्यादा आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है, तभी तो आपकी सेविंग्स कम है। ठीक है, तो अगर आपकी प्लान्ड सेविंग्स कम है, इसका मतलब आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है। और भाई आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट कंजम्पशन भी होता है। ठीक है, तो भाई इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ने से, तो अगर आपकी सेविंग्स कम है, इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि आपका कंजम्पशन ज्यादा है, इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा होगा, और इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि भाई
यहाँ पे जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर या यू कैन से द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वो बढ़ गया है, ठीक है। तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट यहां ज्यादा है, इस सेगमेंट में डिमांड प्रोडक्ट का ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट हमने उसके लेवल में क्या कर रखा है, कम कर रखा है। मतलब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो जो स्टॉक बना रहा है, ये स्टॉक क्या है, ये स्टॉक कम बना रहा है, ठीक है। ये स्टॉक क्या बना रहा है, कम बना रहा है, बिकॉज कंजम्पशन के रिकॉर्ड से अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, या आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि प्लान्ड स्पेंडिंग के प्रोपोर्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर रखा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कम कर रखा है, तो यहां अंडर स्टॉकिंग होगा, अंडर स्टॉकिंग। क्योंकि फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि सेविंग्स कम होने के वजह से लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा किया है और कंजम्पशन की वजह से प्लान्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बढ़ा है, तो हमारे पास में यहां डिमांड फॉर प्रोडक्ट ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मेड इन द इकोनॉमी, एंड ड्यू टू दैट फैक्टर हियर इन दिस सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट में आपको अंडर स्टॉकिंग दिखेगा, अंडर स्टॉकिंग। और यहां भी देखें, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते थे तो यहां एग्रीगेट सप्लाई कम होता था और एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर होता था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी अंडर स्टॉकिंग ही होता था अगर एडीएएस अप्रोच से चलते थे तो एडीएएस अप्रोच से चलते थे तो भी अंडर स्टॉकिंग होता था, अगर एसआई अप्रोच से चले हैं तो भी अंडर स्टॉकिंग है। बस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा घूमना पड़ा है, ठीक है। कंसेप्ट तक, ये डायरेक्ट आपको कंसेप्ट पे नहीं कूदने को कहता है, बिकॉज सेविंग्स को दिखा के आपसे कंजम्पशन की बात करता है और कंजम्पशन से आपसे एग्रीगेट डिमांड की बात करता है, ठीक है। थोड़ा घुमा के आपसे बात करता है, डायरेक्टली बात नहीं करता है। बोलता है सेविंग्स कम है तो इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि कंजम्पशन ज्यादा होगा, और कंजम्पशन ज्यादा होगा इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा इसका डिराइव्ड कंसेप्ट है कि प्लांट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, और प्लांट एक्सपेंडिचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्टॉक व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, तो आपका अंडर स्टॉकिंग आएगा। और अंडर स्टॉकिंग जब आ जाएगा तो आपको पता है कि इससे आगे अब क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए अंडर स्टॉकिंग है, अंडर स्टॉकिंग को ठीक करने के लिए जो हमारे पास में प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपना आउटपुट बढ़ाएगा, आउटपुट बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा तो लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा, और जब लोगों के हाथ में बेटा पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो इनकम राइज करेगा, इनकम राइज करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जो आपका सेविंग्स गिरने लगा था, ठीक है, ये सेविंग्स भी फिर क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पे सेविंग्स को बढ़ा करके हम इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे, ठीक है। इस वाले केस में अब बात कर लेते हैं जो अदर डिसइक्विलिब्रियम था, जो नहीं समझ में आया था। यहां बोल रहा था क्या, यहां बोल रहा था कि सेविंग्स ज्यादा है एज इन कंपैरिजन टू हमारे पास में इन्वेस्टमेंट। तो भाई सेविंग्स अगर ज्यादा है तो कंजम्पशन कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो प्लांट एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाएगा, और प्लांट एक्सपेंडिचर कम होगा तो इकोनॉमी में हमारे पास में जितना सामान बन के रखा हुआ है उतना सामान लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और लोग सामान यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो ओवर स्टॉकिंग होगी, और ओवर स्टॉकिंग होगी तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि इस ओवर स्टॉकिंग को खत्म किया जाए, इक्विलिब्रियम पे आया जाए, और प्रोड्यूसर जब इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा इस वाले केस में तो भाई ओवर स्टॉकिंग से हटने के लिए वो प्रोडक्शन को हॉल्ट करेगा, HALT हॉल्ट मतलब रोकेगा, प्रोडक्शन को जब वो रोकेगा तो एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जब रुकेगा तो इनकम रुकेगा, और इनकम जब रुकेगा तो लोगों के हाथ में इनकम कम होगा, और इनकम जब कम होगा तो भाई इनकम जब कम होगा तो हमारे पास में सेविंग्स भी क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेविंग्स कम हो करके हमारे इनकम तक आके पहुंचेंगी और इक्विलिब्रियम आएगा। यहां सेविंग्स बढ़ के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगी, यहां सेविंग्स घट के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगी,
ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग आपका डिसइक्विलिब्रियम का केस है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो एकदम आराम से आप मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, घबराने का, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो अब मैं दोनों तरफ कंपैरेटिव फिगर बना करके बताऊंगा कि ये पॉइंट आपको एसआई अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जल्दी जल्दी, जिनको नहीं समझ में आया तो बेटा वो लोग भी बताएं कि समझ आया कि नहीं आया। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, नहीं, हम जो बहुत देर से हम बहुत कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक ठीक। हाँ, रेगुलर होता ही था इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है? जिसको कंफ्यूजन था उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर मुझे अब समझ आ गया। थोड़ा सा बाबू डिराइव्ड है, इसीलिए हम आपको पहले भी बोले थे कि एकदम पूरा माइंड कंसंट्रेट करके डिराइवेशन को देखिएगा कि कहाँ से क्या चीज कैसे डिराइव होकर के आई है। ठीक है, एक्चुअली ये आपको पढ़ना नहीं है 12th में। ठीक है, आप कितना भी बुक देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, यू विल गेट ओनली 3 थिंग। पहला चीज, एडीएएस अप्रोच, अप्रोच कहता क्या है, और अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो कैसे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, बस। एसआई अप्रोच का कंडीशन क्या है, अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो इकोनॉमी में क्या होगा, अगर इस पॉइंट का डिसइक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, इस पॉइंट का डिसइक्विलिब्रियम है तो क्या होगा। ये डिराइवेशन या कंसेप्ट का डिराइवेशन आपको 12th के अंदर नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगता है कि पढ़ा दिया कि एस इज इक्वल्स टू आई पे इक्विलिब्रियम होता है। भाई काहे होता है एस इक्वल्स टू आई पे इक्विलिब्रियम? ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होता है, एस इज ग्रेटर देन आई होता है या एस इज लेस देन आई होता है, तो भाई इकोनॉमी में क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, ये सिलेबस में उन लोगों ने डाला नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि अगर हम आपको डिसइक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो कंडीशन तो बताना ही पड़ेगा कि भाई अगर ये परसिस्ट करता है तो इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ेगा, और अगर ये परसिस्ट करता है तो इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस डिस्कशन को हमने पॉइंट बनाया है। ठीक है, अब आप देखें कि चाहे आप ये डायग्राम बनाएं, मतलब कि डायग्राम कहने का मतलब है कि चाहे ये अप्रोच लें, चाहे ये अप्रोच लें, आपका जो आंसर आएगा या जो आपका डिसइक्विलिब्रियम में इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगा, बेटा इन दोनों सिचुएशन को इकोनॉमिक एडजस्टमेंट बोलते हैं। ओवर स्टॉकिंग पे जो चीजें चलेंगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, और अंडर स्टॉकिंग को ठीक करने के लिए जो इकोनॉमिक फेनोमेना होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपको दो तरह का इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगा और इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हवा हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन कुछ नहीं बचा। एक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। जो सबसे टेक्निकल पॉइंट था वो टेक्निकल पॉइंट यही था जो अभी हम लोगों ने कल और आज डिस्कस किया। ठीक है, एक बार और हम कनेक्ट कर देते हैं, ब्रीफली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एडी और एएस अप्रोच में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है एडी इज इक्वल्स टू एएस, और जब एडी इज इक्वल्स टू एएस स्ट्राइक करता है तो हमारे पास में इन्वेंट्री बैलेंस होता है। जब इन्वेंट्री बैलेंस होता है तो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा आउटपुट या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट अपने बैलेंस्ड लेवल पे होता है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, मतलब हमारे पास में कौन सा सिचुएशन, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो हमारे पास में अंडर स्टॉकिंग होता है। अंडर स्टॉकिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास में इकोनॉमी में इनकम जनरेशन और आउटपुट जनरेशन होता है। आउटपुट जनरेशन और इनकम जनरेशन होने पे एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करती है और इक्विलिब्रियम आ जाता है। दूसरा डिसइक्विलिब्रियम, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है तो हमारे पास में ओवर स्टॉकिंग होता है। ओवर स्टॉकिंग को भी एडजस्ट करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होता है, और इस केस में हमारे पास में इनकम कम होता है क्योंकि आउटपुट कम होता है, और ये आउटपुट इनकम इसलिए कम होता है, ठीक है, कम होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास में इकोनॉमिक रीएडजस्टमेंट होता है और हमारी इकोनॉमी फिर से क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है।
ठीक है। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा तो दो डिसइक्विलिब्रियम आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एक में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दूसरे में इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट घटेगा। सिमिलरली जब हम कंसेप्ट को आगे डिराइव करके सेविंग इन्वेस्टमेंट पे पहुंचते हैं तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के कंडीशन भी कहता है कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा इकोनॉमी में, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। फिर डिसइक्विलिब्रियम में जब सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग्स ज्यादा है इसका मतलब हमारे पास में कंजम्पशन कम है, हम उतना कंजम्पशन प्लान नहीं कर पा रहे हैं, इतना एक्सपेंडिचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं जितना स्टॉक बन करके हमारे प्रोड्यूसर्स ने रखा हुआ था। फिर हमारे पास ओवर स्टॉकिंग का सिचुएशन आएगा। ओवर स्टॉकिंग के सिचुएशन को, इकोनॉमिक डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए जो इकोनॉमिक रीएडजस्टमेंट होगा उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट घटेगा क्योंकि आउटपुट घटेगा और इन दोनों के घटने की वजह से इनकम घटेगा और इनकम घटेगा तो हमारी सेविंग्स घटेंगी, सेविंग्स घट करके इनकम के बराबर होंगी और S इज टू I हो जाएगा। ठीक है, जैकि जो कि आपके डायग्राम में ऊपर वाले सेगमेंट में दिख रहा है। फिर हम बात करें जब हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स कम है, सेविंग्स कम है इसका मतलब हम ज्यादा का ज्यादा पोर्शन कंजम्पशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं और कंजम्पशन क्योंकि एक यू कैन से एक पॉइंट होता है, कंजम्पशन एक यू कैन से कंस्टिट्यूएंट होता है एग्रीगेट डिमांड का जो कि बढ़ा हुआ है, कंजम्पशन बढ़ा है इसका मतलब हमारे प्लांट स्पेंडिंग बढ़ा है और प्लांट स्पेंडिंग बढ़ा है जो कि हमारे प्लांट आउटपुट से ज्यादा हो गया है। इट मींस हमारे पास अंडर स्टॉकिंग होगी और अंडर स्टॉकिंग को ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए मार्केट रिएडजस्ट करेगा अपने आप को, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो इस कंसेप्ट के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगी और सेविंग्स बढ़ते 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 इनकम के पास जाकर के टकराएगी और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो एडीएएस अप्रोच से और एसआई अप्रोच से इक्विलिब्रियम की कहानी यहां तक है, हमने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, और मोस्टली बच्चों को सबको समझ में आ गई होगी। कल हम लोग मल्टीप्लायर स्टार्ट करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मनी मनी कह रहे हैं, इनकम मल्टीप्लायर। हम लोग कल की क्लास इनकम मल्टीप्लायर की स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तक आप चाहें तो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और ले लीजिए कि जैसे कि आज मैंने आपको कंपनीज में होमवर्क दे दिया है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमको ये लगता है कि कंपनीज को एक दो दिन रोक करके क्या हम लोग प्लानिंग स्टार्ट कर लें बिजनेस स्टडीज का, क्योंकि अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं डीके गोयल में आपको, ठीक है, वो बनाने में तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। डीके गोयल में या टीएस गरेवाल में जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो बनाने में तो आपको एक दो दिन समय लगेगा। तो अगर आप कहें तो हम लोग 2-3 दिन में प्लानिंग स्टार्ट कर लें और फिर 2-3 दिन बाद फ्राइडे या सैटरडे को फिर कंपनीज को लेकर के फिर आगे बैठेंगे, जैसा भी आप लोग बोले। क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर अभी आप पहले पीछे का बनाएंगे, आगे का बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो 2-3 दिन अगर आप समय चाहते हैं तो 2-3 दिन समय ले लीजिए, समय लेकर के क्वेश्चंस बना लीजिए। क्या वो तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या बहुत तेजी से बनाना है बेटा, क्या करना है उसमें, कोई आपको फेयर थोड़ी करना है। जो आपकी रिपीटेटिव एंट्रीज हैं, जिस एंट्रीज को आप समझ गए कि अच्छा यही एंट्रीज होंगी, उसमें सिर्फ अमाउंट चेक करना है बेटा कि आप अमाउंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो क्या हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये दो एंट्रीज तो इतनी कॉमन है कि आप स्किप भी कर सकते हो ना, थोड़ा स्मार्ट चलो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट चलो, जहां पे आपको लगता है कि यार दीज जर्नल एंट्रीज आर जस्ट कॉमन, आई नो अबाउट दैट जर्नल एंट्रीज, स्किप दैट एंट्रीज। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं कि अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट की एंट्री स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो भाई वो एंट्री करो क्योंकि दैट इज द मेन एंट्री, वहीं पे तो वर्किंग नोट काम आता है। फिर भाई फॉरफीचर की एंट्री स्किप नहीं कर सकता आदमी। हाँ, अब आदमी ड्यू करने की एंट्री स्किप कर सकता है, छोड़ो ना, ये तो हर बार तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके ड्यू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप चीजों को जल्दी कवर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि चीजें जल्दी कवर हो जाएं। आपका ही फायदा है, मेरा क्या फायदा है इसमें, आपका ही फायदा है। चीजें जितना लिंगर करेंगी बेटा सिलेबस उतना धीमे चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो कॉमन एंट्रीज हैं, जो आपके माइंड को कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ आ रहा है, उसको आप स्किप मारो। ठीक है, और फेयर कॉपी मत बनाओ ना, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम फेयर कॉपीज बना बना के रखोगे। ठीक है, अब तो स्कूल घंटा ही फेयर कॉपी चेक करेगा जिस भी स्कूल में है आप। ठीक है, स्कूल आपको बुला ले कभी स्कूल, यही बहुत बड़ा बात है, तो कॉपी वॉपी का तो कोई मामला ही नहीं बनता है। ठीक है, अब तो धाए 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 अपना क्वेश्चंस बनाओ, अपना काम खत्म करो। अगर कॉपी चेक करेगा भी स्कूल तो अक्टूबर में वो पंगा निकालेगा कि कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, या नवंबर में तो स्कूल कोई जाएगा ही नहीं भाई साहब।
ठीक है, तो अब अपना रफ में क्वेश्चन बनाइए और अपना जल्दी 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 करके निकलिए, ज्यादा टाइम मत दीजिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अगर टाइम दूं तो आज शायद ट्यूसडे है, ट्यूसडे है ना आज? हाँ आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, टेक अप 3 डेज टाइम। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन का टाइम लीजिए, सैटरडे को फिर वापस से हम लोग को हाजिर हो जाइए। जो क्वेश्चन में दिक्कत है क्वेश्चन पूछिए, आगे का कंसेप्ट हम बताना शुरू करें। मुझे अभी 3-4 चीज बतानी है। अभी बैलेंस शीट आपको नहीं बताया मैंने पूरा का पूरा कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है कंपनीज की, वो बतानी है, थ्योरी डिस्कस करना है। और अभी तो लंबे वाले क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं हुए हैं पीछे से। ठीक है, को इलस्ट्रेशन नंबर 50 से आगे जो आपका डीके गोयल में है और इलस्ट्रेशन नंबर 40 से आगे जो आपका टीएस गरेवाल में है, दैट विल टेक टाइम। अ सिंगल क्वेश्चन विल टेक अप टू 20-25 मिनट्स फॉर द डिस्कशन। सिंपल डिस्कशन, एंट्री नहीं, सिर्फ डिस्कशन करके मैं छोड़ूंगा तो 20 मिनट टाइम लगेगा एक क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये भी चीज समझिए। और अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने में, मेरा टारगेट है कि अगस्त में कंपनी खत्म हो जाए, और इवन अगर हो जाए तो कंपनी क्या अगस्त में अपना वो भी खत्म हो जाए, डिवेंचर्स भी खत्म हो जाए। डिवेंचर तो लग नहीं रहा है मुझे खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम कंपनी तो खत्म हो जाए अगस्त में। नहीं तो फिर इतना तेज भागने का कोई क्या फायदा होगा। बाकी टीचर्स का मेरे को पता नहीं कैसे खत्म होगा। ठीक, कोई रिटायरमेंट पे है, कोई डिसोल्यूशन पे है, कोई उससे भी पहले है। ठीक है, तो भाई अगर आप अगस्त का टारगेट लेके कंपनी नहीं खत्म करेंगे बेटा ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसको टारगेट लीजिए, खत्म कीजिए। हम आपको नहीं कह रहे कि आप एकदम स्मूथली बैठ करके कॉपी बनाइए नोट्स। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह यही ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, जो जैसा होगा फिर हम कल सुबह आपसे बात करेंगे। क्लास तो चलेगी, ठीक है, क्लास आपकी चलेगी, जैसे प्लानिंग हो या कंपनीज में हम आगे कुछ डिस्कस करें वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्लास मिस मत कीजिएगा, ये सोच के मिस मत कर दीजिएगा कि बिजनेस स्टडीज चलेगा। हो सकता है हम हाफ पोर्शन में कुछ प्लानिंग कंपनीज का डिस्कस करके तब प्लानिंग स्टार्ट करें, या कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसा भी हो हम लोग कल क्लास के डिस्कस करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी का ये टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मेरे को टाइम मिलते ही मैं इसको डाल देता हूँ आपको। चलिए, ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।